गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शमशेर बहादुर जी द्वारा रचित उषा नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इनका शमशेर बहादुर जी का जीवन परिचय हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आज हम लोग इनके द्वारा रचित कविता उषा का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले कविता को पढ़ते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, ये आपके पुस्तक में दिया हुआ है। काव्यखंड का कविता है, सहर्ष स्वीकारा है के बाद की यह कविता है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यह कविता शमशेर बहादुर जी द्वारा रचित है और इस यह जो शीर्षक है, शीर्षक जिसका नाम उषा है। इस कविता में कवि ने प्रातःकालीन वेला का अलौकिक चित्र, ऐसा चित्र जो प्रायः हम उसको नहीं देख पाते हैं, वह ऐसा अद्भुत सौंदर्य जिस सौंदर्य से हम अभिभूत नहीं हो पाते, उस सौंदर्य का हम आनंद नहीं उठा पाते। कारण क्या है? कारण यह कि हमारी जो आजकल की जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, पद्धति है, पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है। रात को हम 12 बजे सोते हैं और सुबह हम 8 बजे से पहले उठते नहीं हैं। अगर उठेंगे भी तो भी 6 बजे, बहुत अर्ली किसी दिन उठ गया तो 6 बजे, इससे पहले हम उठते नहीं। तो वह अद्भुत सौंदर्य जो 3 या 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का जो अद्भुत सौंदर्य होता है, उस सौंदर्य का हम रसपान नहीं कर पाते, आनंद नहीं उठा पाते। तो कवि बड़े ही चित्रात्मक रूप से, बड़े ही सुंदर ढंग से उस दृश्य को कैमरे के माध्यम से जैसे लोग उतारते हैं, उसी प्रकार से कवि ने शब्द चित्र के माध्यम से उस प्रातःकालीन वेला के अद्भुत सौंदर्य को, वह जो प्रातःकालीन वेला यानी भोरकालीन जो वेला है, समय है, उसके अद्भुत दृश्य को कवि ने शब्द चित्रों के माध्यम से हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ताकि हम उस सौंदर्य को देख करके अभिभूत हो सके, प्रसन्न हो सके, आनंद उठा सके। अगर आप भी उस रहस्य का, उस सौंदर्य को देखना चाहते हैं, उस प्रातःकालीन वेला का स्वतः आनंद उठाना चाहते हैं, तो आप भी किसी दिन अपने निद्रा का त्याग करके सुबह मॉर्निंग, एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाइए, 3 साढ़े 3 बजे उठ जाइए और छत पे जाके दोनों बाहें फैला करके छत पे जा करके आकाश की ओर निहारते रहिए, आकाश की ओर देखते रहिए कि आकाश में किस प्रकार प्रति क्षण प्रति पल क्या क्या परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन हमें आंतरिक रूप से सुकून प्रदान करेंगे, जो परिवर्तन हमें अंदर ही अंदर बहुत ही आनंदित करेंगे। लेकिन उस आनंद को हम महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल में इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है इस प्रकृति के सौंदर्य का, प्रकृति के जो अप्रतिम सौंदर्य है, इसका हम आनंद उठा सके। तो यह जो कविता है, उषा नामक कविता, भोर का जो दृश्य है, उस दृश्य का कवि ने बड़े ही बारीकी के साथ, बड़े ही सूक्ष्मता के साथ कवि ने हमारे सम्मुख शब्द चित्र के माध्यम से वह दृश्य प्रस्तुत किया है। एक अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है शब्दों के माध्यम से, जिसको हम पढ़ करके आनंद भाव विभोर हो सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो हमारी कविता का जो पहला पद है, इस पहले पद का हम लोग अध्ययन करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ शंख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका आपको थोड़ा टफ हो, तो उसका हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला नभ का अर्थ क्या होता है? आकाश, नभ आकाश। भोर का मतलब क्या है? भोर का, हमारा भोर प्रारंभ होता है 7 बजे 8 बजे के बाद, लेकिन यह दृश्य जो है सूर्योदय से पहले की स्थिति, रात्रि के अवसान के बाद
और सूर्योदय से पहले की जो स्थिति होती है, रात बीत गई और अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, तो इस समय जो दृश्य होता है उस दृश्य में किस प्रकार प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है, किस प्रकार का सौंदर्य उत्पन्न होता है, उस सौंदर्य को कवि ने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। तो भोर मतलब सवेरे से पहले का दृश्य, जो बहुत कम समय के लिए रहता है लेकिन वह बहुत ही आनंददायी होता है। नेक्स्ट, चौका। चौका का मतलब क्या होता है? वह पवित्र स्थान, चौका अर्थात वह पवित्र स्थान जहाँ महिलाएं जो होती हैं वो महिलाएं भोजन बनाती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं, तो वह चौका उसको हम कहते हैं। आजकल के समय में रसोई घर कहा जाता है, लेकिन उसको चौका कहा जाता है। तो गीला मतलब जहाँ पे जैसे पुताई की जाती है, लिपाई की जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, नमी विद्यमान होती है, नमी जो रहती है वो पड़ी होती है, तो उसी नमी के विषय में कहते हैं कि गीला। गीला माने नमी अभी भी विद्यमान है। तो आइए अब हम जो है संदर्भ पढ़ते हैं, इस कविता का संदर्भ क्या है। तो हम संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यखंड, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग दो के उषा नामक भाग दो में संकलित उषा नामक शीर्षक से ली गई है और इसके रचयिता का नाम शमशेर बहादुर जी हैं। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा नामक कविता से ली गई है और इसके रचयिता का नाम शमशेर बहादुर जी हैं। नेक्स्ट, आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में, जो प्रस्तुत कविता है यानी उषा का यह जो पद्य खंड है, इस कविता में प्रस्तुत पद में सूर्योदय के ठीक पहले, जब अभी पूर्ण रूप से सूर्योदय अभी नहीं हुआ है, उससे पहले के दृश्य का कवि ने पल पल परिवर्तित शब्द चित्र को दर्शाया है। कवि हमें बताते हैं कि जब भोर का वह अलौकिक दृश्य जिसमें आकाश मंडल में प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है, वह दृश्य जो है बहुत ही सुंदर लगता है, वह दृश्य जो है बड़ा ही मनमोहक लगता है। तो उसको शब्द चित्र के माध्यम से, शब्द चित्र मतलब शब्दों के माध्यम से हमारे सामने एक प्रकार की झांकी, एक प्रकार का चित्र प्रस्तुत करने का कवि ने प्रयास किया। तो यह इस प्रकार प्रसंग हो जाएगा। व्याख्या, जब हम कविता की व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले प्रातः। प्रातः मतलब भोरकालीन जो वेला होती है, यानी रात्र का अवसान, रात्रि की समाप्ति, और प्रातःकालीन यानी सूर्योदय से ठीक पहले की स्थिति जिसमें प्रतिक्षण प्रतिपल हर वक्त कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसी को कवि ने भोर की संज्ञा दी है। प्रातः नभ, नभ मतलब आकाश। कवि बताते हैं कि आकाश मंडल का जो दृश्य होता है भोर के समय या प्रातः काल के समय, जो दृश्य होता है वह दृश्य कैसा होता है? बहुत नीला। आकाश का जो रंग होता है वो कैसा होता है? बहुत नीला होता है। किसके समान? शंख जैसे। जिस प्रकार शंख का जो रंग होता है क्या होता है? बुझा बुझा नीला। कैसा होता है? नीला तो होता है नहीं, लेकिन नीले में बुझा बुझा सा कलर प्रतीत होता है। तो कवि बताते हैं हमें कि प्रातःकालीन वेला का जो समय है, प्रातःकालीन वेला है, उस समय आकाश ऐसा प्रतीत होता है, आकाश ऐसा लगता है जैसे कि नीले शंख के समान। प्रातःकालीन नभ की समानता, जैसे, समानता, समानता सूचक शब्द क्या है? जैसे। कवि हमें बताते हैं कि जो प्रातःकालीन वेला का जो आकाश होता है वो शंख के समान होता है। कैसा होता है? शंख के समान। और कैसा? नीले शंख के समान। कवि कहते हैं प्रातःकालीन वेला का आकाश जो होता है, उस भोर के समय जब आकाश का जो रंग होता है वह कैसा होता है? नीले शंख के समान। नीले शंख के समान, गहरे नीले रंग के समान जो होता है, बुझा बुझा सा कलर उसका प्रतीत होता है। आकाश जो होता है एकदम, ना तो एकदम काला होता है पूरी तरह से, ना ही आकाश एकदम उज्जवल होता है। तो ना तो उसमें धवलता होती है और ना तो उसमें कालिमा होती, तो जो बीच का रंग होता है, ना तो उसमें पूरी तरह से कालिमा विद्यमान होती है कि आप ये कह रहे आकाश पूरी तरह से काला होता है,
और ना ही आप यह कह सकते हैं कि आकाश पूरी तरह से उज्जवल यानी सफेद होता है। सफेद मतलब एकदम चमक होती है। जैसे क्या होता है, सुबह जब उठ जाते हैं हम या सूर्योदय हो जाता है तो उस समय आकाश देखिए किस प्रकार उजाला चारों तरफ चहुओर उजाले की छटा जो होती है वो व्याप्त होती है। तो कवि क्या कहते हैं कि जो प्रातःकालीन वेला का जो नभ होता है वो कैसा होता है, नीले शंख के समान। जिस प्रकार नीला शंख होता है, नीले शंख के समान उसमें गहरी नीलिमा जो होती है, नीलिमा जो होती है, गहरी नीलिमा जो होती है वो विद्यमान होती है। शंख के समान कैसा, शंख के जैसा, जिस प्रकार शंख का रंग होता है उसी प्रकार नीले गहरे नीले शंख के समान उसमें धवलता जो होती है वो विद्यमान होती है। कौन सा नभ, भोर का नभ। किस नभ की हम बात कर रहे हैं, कवि कहते हैं भोर का नभ। जो भोर का जो समय होता है उस समय जब आकाश की छटा को आप निहारने जाएंगे, उस आकाश की छटा को देखने आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आकाश पूरी तरह से क्या होता है, वह शंख के गहरे नीले रंग के शंख के समान होता है। ना तो उसमें पूरी तरह से कालिमा होती है, ना तो पूरी तरह से काला होता है, ना तो उसमें पूरी तरह से उज्ज्वलता या धवलता होती है। तो उसका कलर कैसा होता है, आकाश का कलर पूरी तरह से एकदम गहरे नीले शंख के समान होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आकाश की समानता नीले शंख से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमालंकार होगा। नेक्स्ट, राख से लीपा हुआ चौका। क्या है कि प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। जो परिवर्तित दृश्य है उस दृश्य का रसपान कवि करते हैं और उसका शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उसकी झांकी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं या ऐसा प्रतीत होता है। कई तरह के बिंब हमारे सामने प्रस्तुत करने के प्रयास कवि ने किए। कि एक तो पहला एग्जाम्पल बताया कि प्रातःकालीन वेला का जो आकाश है वह शंख के समान जो है गहरे नीले रंग का है। और एक दूसरा एग्जाम्पल, एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं आकाश ऐसा प्रतीत होता है। जब आप जाइए आकाश, उस समय भोर की वेला में आकाश देखने जाइए तो देखिए, आनंद उठाइए कि उसका रंग क्या है, राख से लीपा हुआ चौका। ऐसा प्रतीत होता है कि कैसे गांव में महिलाएं जब चूल्हे पे खाना बनाती थी और जहाँ पे जिस स्थान पे खाना बनाती हैं वहाँ को क्या होता है, पानी से और कपड़े लेके या किसी चीज़ से अच्छे से लिपाई कर देती हैं, राख से लिपाई कर देती हैं। तो लीपने मतलब पुताई जो होती है, जिसको हम पोछा लगाते हैं, तो वो पोछे जैसा नहीं, उसमें पवित्रता विद्यमान है। इसीलिए कवि कहते हैं राख से लीपा हुआ चौका। चौका माने वह पवित्र स्थान। आकाश की समानता किससे की गई, चौके से की गई। आकाश कैसा है, जिस प्रकार चौका पवित्र होता है, रसोई घर जहाँ पे भोजन इत्यादि का निर्माण होता है, तो जिस प्रकार चौका पवित्र होता है उसी तरह से भोरकालीन जो नभ है उसमें भी उसी प्रकार पवित्रता जो होती क्या होती है, विद्यमान होती है। तो भोर का नभ जो होता है उसमें पवित्रता विद्यमान होती है। तो किस प्रकार लगता है, भोर का नभ इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे किसी स्त्री ने या किसी ने भी राख से लीपा हुआ चौका। ऐसा लगता है कि किसी महिला ने उस आकाश मंडल को यानी उस स्थान को, जिस प्रकार महिलाएं राख से लीप करके चौका, भी जब आप लिपाई करेंगे तो देखेंगे कि जब कुछ समय के लिए लिपाई की जाती है तो नमी विद्यमान होती है, गीलापन होता है। तो गीलापन होने के समय उसका कलर अलग होता है और जब वह सूख जाता है तो उसका कलर अलग हो जाता है। तो यह उस समय की बात कर रहे हैं कवि की जब एक महिला रसोई बनाने के उपरांत जो स्थान है उस पवित्र स्थान को बड़े ही प्यार से उसको लीप रही है। लीपने के बाद अभी भी उस स्थान पर नमी विद्यमान है। तो जो कलर आप उस स्थान तक पहुंचने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार जो है उस चौके वाले स्थान पर किस प्रकार राख से लिपाई हुई है और अभी भी नमी विद्यमान, नमी माने गीलापन अभी भी विद्यमान है। राख से लिपा हुआ कलर है तो उसका रंग कैसा होता है, उस कलर की आप कल्पना, उस कलर का, उस रंग का जो उस रंग को आप अपने दिमाग में बिठाइए कि वह कलर कैसा होगा। तो वही सेम कलर, वही ठीक उसी प्रकार का कलर आकाश का कलर इस समय
दिखाई दे रहा है। आकाश जो नभ जो है, प्रातःकालीन वेला का जो नभ है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने जा करके वहां पर जो है राख से लिपाई कर दी। कहने का अर्थ क्या है कि आकाश का रंग जो है वह लिपे हुए चौके के समान प्रतीत हो रहा है, यानी गहरा रंग उसमें विद्यमान है। और एक महत्वपूर्ण साम्यता, ये गीलापन कैसे है? आकाश का कलर तो समझ में आ गया, चलिए उसी जैसा कलर लगता है। तो गीलापन का मतलब क्या है? गीलापन मतलब कि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और आकाश में ओस की बूंदे पड़ने के कारण, आकाश में ओस की बूंदे के पड़ने के कारण चारों तरफ से नमी अभी भी विद्यमान है। आकाश का रंग तो कैसा हो गया? राख से जिस तरह चौका हम लिखते हैं उसी प्रकार लिपे हुए चौके के समान हो गया। और उसमें जिस प्रकार आकाश में ओस की बूंदें पड़ने से आकाश में नमी विद्यमान होती है, उसी प्रकार आकाश में जिस प्रकार नमी विद्यमान होती है, उसी प्रकार जो है यहाँ पर राख से लिपे हुए चौके में जिस प्रकार नमी रहती है, उसी प्रकार आकाश में भी नमी विद्यमान है। तो इस प्रकार यह कविता का जो है भावार्थ हो जाएगा। क्या लिखेंगे कि कवि प्रातःकालीन वेला का सुंदर चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। कवि हमें बताते हैं कि भोरकालीन वेला का जो दृश्य है वो बहुत ही अनुपम है, वह सौंदर्य जो बहुत ही अद्भुत है। और कवि प्रातःकालीन नभ की समानता शंख के समान, गहरे रंग के बुझे हुए शंख के समान से उसकी समानता करते हैं। और उसके साथ साथ वह पवित्र स्थान, चौके का स्थान जिसे राख से लीप दिया जाता है, उसी प्रकार का एक अद्भुत रंग, एक अद्भुत सौंदर्य आकाश मंडल में भी विद्यमान है। उसी प्रकार का सौंदर्य देखने को, वही सी प्रकार की एक अद्भुत छटा देखने को हमको प्राप्त होती है। यानी आकाश का कलर, पहले क्या बताया कवि ने? आकाश का जो रंग है वह नीले शंख के समान है। फिर कहते हैं या ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने जो है आकाश में नमी, आकाश का रंग उस प्रकार है जो जिस प्रकार राख से लीपा जाता है, और उसके साथ साथ उसमें ओस की बूंदें उसमें मिल गई हैं, इसलिए उसमें नमी जो है वह विद्यमान है। तो इस प्रकार इस कविता की व्याख्या हो जाएगी। तो आप इस कविता की व्याख्या इस प्रकार लिख लेंगे, इस प्रकार पढ़ लेंगे। कवि अपनी कल्पना के द्वारा बताते हैं कि गांव में सूर्योदय से पहले का आकाश शंख के समान बहुत नीला दिखाई दे रहा है। अब आप ये बताइए कि गांव की समानता क्यों कहते हैं कि गांव के भोर का ऐसा दृश्य? पहली बात कि जिन शब्दों से कवि ने साम्यता की है वह अक्सर दृश्य, वह सारे जो जिन दृश्यों का वर्णन कवि ने किया वह सारे दृश्य आपको गांव में ही मिलते हैं। जैसे राख हो गया, लीपना हो गया, चौका हो गया, ये सारे दृश्य आपको गांव में ही मिलते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह कि शहर में आज के इतने भागा दौड़ी भरे जीवन में इतना प्रदूषण है कि इस प्रदूषण के कारण वह सौंदर्य, जिस सौंदर्य की बात कवि करते हैं कि कलर एकदम गहरे नीले शंख जैसे लग रहा है, लिपे हुए चौके के समान लग रहा है, तो यह सब सौंदर्य जो है वह प्रदूषण के कारण डे बाय डे जो है हमारा वह सौंदर्य वह धूमिल होता चला जा रहा है। लेकिन गांव में अभी भी वह सौंदर्य विद्यमान है, क्योंकि गांव में अभी भी प्रदूषण जो है उतना व्यापक पैमाने पर, जिस प्रकार शहर में प्रदूषण होता है उसके पैमाने पर गांव में प्रदूषण जो अभी भी कम है। इसलिए गांव के उस दृश्य का कवि वर्णन करते हुए बताते हैं कि गांव में ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार का हम वर्णन कर रहे हैं उसी प्रकार का प्रातःकालीन भोर की बेला का दृश्य जो देखने को मिलता है। भोर अर्थात सूर्योदय से पहले आकाश ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी ने राख से, पहले क्या कहते हैं कि आकाश शंख के समान बहुत नीला दिखाई दे रहा है, और भोर अर्थात सूर्योदय से पहले आकाश ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी ने राख से चौका अभी अभी लीपा हो, मतलब अभी भी नमी विद्यमान है। आकाश जो है, आकाश में ओस की बूंदें अभी पड़ी हुई हैं और अभी भी नमी का जो गुण है, नमी जो है अभी भी, गीलापन जो है अभी भी विद्यमान है। तो इस प्रकार अभी वह चीज, वह दृश्य, अभी वह दृश्य सूखा नहीं है। तो यह इस प्रकार, बस इतने पद तक की आप यहाँ पे व्याख्या पढ़ेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे? सबसे पहले भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में आप लिखेंगे कि
भोर का वातावरण, कवि ने भोर के वातावरण का, जो भोर का वातावरण होता है उस दृश्य का, उस अलौकिक दृश्य का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया, बड़े ही बारीकी से अध्ययन किया है कि पहले कैसा लग रहा है, फिर उसके बाद किस प्रकार परिवर्तन, फिर उसके बाद किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। तो पूरे दृश्य का, उस दृश्य का कवि ने शब्द चित्र के माध्यम से बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण करने का प्रयास किया। फिर दूसरा, वह दृश्य कैसा है, प्रतिपल परिवर्तित जो दृश्य है वह अलौकिक है, हर समय आपको वह दृश्य देखने को नहीं मिल पाएगा, बहुत सौभाग्य होगा, आप उस समय उस वेला में अपनी निद्रा का त्याग करेंगे तब आपको वह दृश्य देखने को मिलेगा। आकाश की समानता जो है शंख से की गई है, आकाश के रंग की, कलर की समानता जो शंख से की गई है। उसके साथ साथ राख से लीपा हुआ चौका कहने का क्या है कि अभी भी आकाश में जो पवित्रता का गुण है वो विद्यमान है, नमी का गुण जो है अभी भी विद्यमान है। और इस प्रकार इन प्रकार के अद्भुत उपमानों का प्रयोग करते हुए कवि ने अद्भुत उपमानों का प्रयोग, कौन सा उपमान, शंख का उपमान दिया। तो विभिन्न प्रकार के उपमानों का प्रयोग करते हुए कवि ने एक अद्भुत सौंदर्य का रहस्य उद्घाटन किया है। रहस्य का उद्घाटन करना मतलब उस रहस्य से पर्दा हटाया है, जो कभी हम सोच भी नहीं सकते कि वो प्रातःकालीन वेला का जो दृश्य इतना अलौकिक होता है, शायद कभी हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कभी उस कल्पना के भी पार जाके उस रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास किया है कि आकाश का उस भोरकालीन वेला के समय वह दृश्य कितना ही सुंदर लगता है, जिसको हम कभी एहसास भी शायद नहीं कर पाते। तो आप लोग को जब भी समय मिले तो आप कम से कम इस दृश्य को स्वतः अनुभूति करने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार भोर के वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया है, अलौकिक चित्रण किया है, शंख की उपमा दी है, राख से लिपा हुआ चौका की उपमा दी है। तो इस प्रकार एक अद्भुत सौंदर्य उभारने का कवि ने प्रयास किया है। ठीक है, फिर आप इसमें आप लिख देंगे कि यहाँ पे जो है तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप इसमें लिखेंगे कि उर्दू शब्द का उपमान, तरह तरह के उपमानों का प्रयोग किया है। सुबह का चित्र, सुबह के प्रातःकालीन वेला का जो है बड़ा ही मनमोहक चित्रण कवि ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और इस जो आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, जो भी पद पढ़ते हैं, हर पद पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्या प्रश्न बनता है, बहुत से प्रश्न है तो हमने कुछ शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में लिख दिया, आप यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है, कविता तथा कवि का नाम बताइए। तो प्रस्तुत कविता का यह जो पद है यह उषा कविता है और इसके कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले शंख से क्यों। दो प्रश्न है यहाँ पे, प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले शंख से क्यों की गई है। क्योंकि प्रातःकालीन वेला का जो आकाश होता है वो तो ना तो उसमें पूरी तरह से कालिमा विद्यमान होती है, ना तो उसमें उज्ज्वलता यानी धवलता होती है, इसलिए उसका रंग, उस रंग की आकाश के जो रंग, आकाश के रंग की उपमा जो है वो नीले शंख से दी गई है, क्योंकि ना तो कालिमा होती है ना तो उसमें उज्ज्वलता विद्यमान होती है। तो इसलिए यहाँ पे बीच का जो कलर होता है वो नीले शंख के समान बुझा बुझा सा कलर प्रतीत होता है, इसलिए आकाश की समानता नीले शंख से की गई है। फिर अगला, आप प्रातःकालीन वातावरण की समानता राख से लीपा हुआ चौका से क्यों की गई है। तो कवि ने प्रातःकालीन वेला की समानता राख से लीपा हुआ चौका से इसलिए की है क्योंकि आकाश का जो रंग है उसमें, आकाश में ओस की बूंदें पड़ने के कारण वो आकाश में पूरी तरह से नमी व्याप्त है, नमी विद्यमान है, और उस नमी को देख करके, आकाश में जो ओस की बूंदें पड़ने के कारण जो नमी बनी हुई है, उस नमी को देख करके कवि को याद आता है कि ये तो ऐसा, वो आकाश की नमी ऐसा लग रहा है जैसे कि गांव में जिस प्रकार महिलाएं भोजन बनाने के उपरांत तो जो राख से लीप देती हैं तो वो देखने में बड़ा ही सुंदर रहता है, दृश्य जो होता है, कलर जो होता है बड़ा ही सुंदर लगता है, उसी प्रकार आकाश का दृश्य बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, चौके के गीलेपन का प्रतीकार्थ क्या है। प्रतीकार्थ मतलब इसका अर्थ क्या है, क्या कहने का अभिप्राय है। तो
चौके के गीलेपन, मतलब जब वो महिलाएं राख से इसको चौके को लीपती हैं तो उसमें गीलापन विद्यमान होता है, तो उसका कलर, ना कि सूख जाने का, दोनों में अंतर है। लीपने के उपरांत उसके सूखने का कलर अलग होता है, और जब लिपाई होती है तुरंत तुरंत का जो रंग होता है उसका कलर अलग होता है। तो आकाश की समानता चौके से ही की गई है जिसमें गीलापन अभी विद्यमान है, यानी आकाश में ओस की बूंदों के कारण आकाश में नमी विद्यमान है। उसी नमी को, उसी सौंदर्य को कवि प्रस्तुत करने के लिए इस चौके के गीलेपन का जो है उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हमारे समक्ष। नेक्स्ट क्या है, प्रातःकालीन वेला का चित्रण कीजिए। तो पुनः जो हमने व्याख्या में बताया उसी व्याख्या को आप पुनः जो है इस पद में आप चित्रण कर देंगे कि कवि ने प्रातःकालीन वेला का बड़ा ही अद्भुत सुंदर मनोरम चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस कविता में पहले तो कवि ने आकाश मंडल की जो उसकी शोभा को नीले शंख के समान, बुझे बुझे नीले शंख के समान उसकी समानता एकदम सटीक समानता अभिव्यक्त की है, और उसके साथ साथ ही राख से लिपा हुआ वह पवित्र स्थान, राख से लिपा हुआ जिस प्रकार चौका प्रतीत होता है उसी प्रकार आकाश मंडल में उसकी बूंदें पड़ने के कारण नमी विद्यमान है। यह दृश्य बड़ा ही मनोहर और मनमोहक लगता है। तो इस प्रकार यह इस पद की, पहले पद की व्याख्या थी। तो नेक्स्ट पद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग होमवर्क के रूप में जो ये कविता दी हुई है, इस कविता का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, स्पेशली 6 मार्क्स का आता है ये काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, तो दोनों अलग अलग आपको तैयार करने हैं। और उसके साथ साथ ये प्रश्न, ये भी आपको 6 नंबर के प्रश्न पूछे जो 2 2 1 2 2 2 नंबर करके, तो ये भी आपको तैयार करने हैं कि इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन छोटे छोटे प्रश्नों को आपको तैयार, जब छोटे छोटे तैयार कर लेंगे तो बड़ा प्रश्न अपने आप से तैयार, जैसे इन प्रश्नों के उत्तर, इस प्रश्न 3 प्रश्न के उत्तर तैयार, तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको कुछ ढूंढना नहीं है, आप बड़ी ही सहजता से इस प्रश्न को पढ़ेंगे और इन 3 प्रश्नों के अगर उत्तर आपको याद है, समझ में आ गया है क्या लिखना है, तो आप इस प्रश्न के उत्तर भी बड़े ही आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य और इस पद पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।